ज़्यादा कठिन माने जाने वाले 4 प्रश्न और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परेशान कर देने वाले वो 4 प्रश्न जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में परेशान करते हैं, सबसे ज़्यादा उनमें दिक्कत आती है। ऐसे कौन से 4 प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। 4 प्रश्न आपके कुल मिलाकर के 17 नंबर के प्रश्न हैं, यानी कि इसमें एक 5 नंबर का प्रश्न है, एक 5 नंबर का है, उसके बाद में एक 4 नंबर का है और एक 3 नंबर का है। कुल मिलाकर के आपके 17 नंबर के प्रश्न हैं जो कि सबसे कठिन माने जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर हमें इसके बारे में बताएं, कैसे याद करें, हम कैसे करें इनको। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें होती है, बाकी सब हो जाते हैं लेकिन ये नहीं होते हैं। आखिर आप समझ गए होंगे हम किन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। यदि नहीं समझे हैं तो बहुत ही जल्दी आप समझ जाओगे दोस्तों। उन प्रश्नों के बारे में यहाँ पर कंप्लीट पूरी जानकारी दी जाएगी। हम कर रहे हैं बात आपसे, हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत विषय के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं आपके सप्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न। सप्रसंग व्याख्या के प्रश्न बच्चों 4 प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। पहला प्रश्न आपके जो आता है वो आता है अधोलिखितस्य पाठ्यपुस्तकात् पठित गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखतः। एक प्रश्न तो आपका इस प्रकार से आता है जिसमें कहा जाता है कि अधोलिखित पाठ्यपुस्तक के पठित गद्यांश की सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। यानी आपको सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना होता है गद्यांश का। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है पठित पद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखतः, यानी कि इसमें पद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना होता है। और तीसरा प्रश्न आता है बच्चों पठित गद्यांशस्य सप्रसंग संस्कृते व्याख्या कार्या, यानी कि पद्यांश की सप्रसंग संस्कृत में व्याख्या करनी होती है। ये आपका एक प्रकार का प्रश्न होता है। इसके बाद में एक प्रश्न और आता है वो है नाट्यांशस्य सप्रसंग संस्कृते व्याख्या कार्या। अब इसमें आपको जो हमने कहा कि संस्कृत में आपको व्याख्या करनी है सप्रसंग, ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला प्रश्न है विद्यार्थियों के लिए। दूसरा आता है नाट्यांश वाला जिसमें सप्रसंग संस्कृत में व्याख्या करनी है। दोस्तों हम बहुत ही सरल तरीका से दोस्तों आपको यहाँ बताएंगे, आप आसानी से कर पाओगे। आपको कुछ चीज़ें हम बताएंगे, यदि वो आप समझ जाते हैं, वो ट्रिक आप समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में अच्छा लिख पाओगे और अच्छा करोगे और अच्छे नंबर आप लेकर आओगे, ये हम आपसे विश्वास दिलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इस पे आपको मिलती रहती है महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियोस, महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड से संबंधित 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा रीट की एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको समय समय पर मिलती रहती है दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना किसी लंबी भूमिका के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, जरूर पूरा सुनना, अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें आपके 17 नंबर का मामला है दोस्तों। 17 नंबर आप अच्छे से लाना चाहते हो, 17 नंबर की तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हो तो बस ये आप छोटा सा वीडियो जरूर देखें दोस्तों। और यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं, शेयर करें उसको, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो। तो चलिए दोस्तों जैसे कि आपको हम बता रहे थे अभी कि इसमें 4 प्रकार के जो सवाल आते हैं। एक तो आता है इसमें बच्चों की गद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना होता है, ठीक है। अब इसमें आप समझ रहे होंगे, यानी कि इसमें क्या होता है, कोई भी गद्यांश आपका आ सकता है। अब ये पाठ्यपुस्तक से आया है तो चूंकि पाठ्यपुस्तक में आपको पता होना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक के अंदर ये किस पाठ से है। अब देखो आपको इसमें कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपको जानकारी होनी चाहिए, वो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। मान लीजिए आपके गद्यांश वाला कोई भी प्रश्न आया और आपसे पूछा जा रहा है कि गद्यांश की सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या होता है, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है। एक चीज़ तो ये, यानी कि वो कौन से पाठ से है और उस पाठ का लेखक कौन है, उस गद्यांश के अंदर क्या बताया गया है, यानी कि उसमें क्या विषय वस्तु है मुख्य। बात समझ रहे हैं हम, उसका लेखक कौन है, कौन से पाठ से लिया गया है,
उसमें मुख्य बात क्या बताई गई है, यानी किसके बारे में बताया गया है। जैसे मान लो कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थी, आपका जो पाठ है दूसरा नंबर का द्वितीय पाठ संज्ञेय शक्ति ही ये पाठ है आपका। अब आपको पता है कि इस पाठ का जो लेखक है वो कौन है बच्चों, पंडित नारायण शर्मा। ठीक है, अब इसमें हितोपदेश इसका प्रमुख ग्रंथ है। अब इसमें आपको बताना होता है कि ये जो पाठ है वो आपकी पुस्तक, संस्कृत की पुस्तक स्पंदना से लिया गया है, और उसमें आपको पाठ का नाम बताना होता है, संज्ञेय शक्ति पाठ से लिया गया है। इसका लेखक नारायण शर्मा, पंडित नारायण शर्मा हैं। इसके अंदर मुख्य बात क्या बताई गई है ये आपको बताना होता है। तो आपको बताना होता है कि इस गद्यांश में संगठन में ही शक्ति होती है, इस विषय में कवि के द्वारा बताया गया है या कवि इसमें बताते हैं, ऐसा आपको लिखना होता है। तो ये तो है दोस्तों मोटा मोटी बात। ठीक है, अब इसी बात को एक सिस्टम से, एक तरीका से आपको बताते हैं, जैसे हम कोई भी गद्यांश आपको हम बताते हैं। चलिए पुस्तक में चलते हैं, पुस्तक में आपको एक गद्यांश बताते हैं हम। देखो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं पुस्तक में, मान लो कि आपके षष्ठ पाठ ये आपका दिया हुआ है, मान लो इसी में से आपके गद्यांश आ जाता है। ये हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है बहुत ही मोस्ट पार्ट है गद्यांश के लिए, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं, तो ये पार्ट बहुत मोस्ट है, इसलिए आपको इसमें से हम बता रहे हैं। अब छठवां पार्ट है, इसमें से आपको कोई गद्यांश आ जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पाठ का नाम क्या है। तो इस पाठ का नाम महाराणा प्रताप, यही आपके पाठ का नाम है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इस पाठ में क्या बताया गया है। ठीक है ना, इस पाठ के अंदर किस विषय में बताया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। और ये पाठ आपकी कौन सी पुस्तक से लिया गया है वो बताना होता है। इसके अंदर किस विषय में बताया गया है वो इसमें बताना होता है। तो ऐसे करके आपके इसमें ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अब मान लो कि आपको पता नहीं है पाठ का नाम क्या है, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आपको पाठ का नाम याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको करना क्या होगा, आपको पुस्तक का नाम तो याद रहेगा ही, पुस्तक का नाम स्पंदना है, उसमें कोई बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो पुस्तक का नाम तो आपको याद है ही, तो आपको पुस्तक का नाम ही लिखना है। पाठ का नाम जब याद ही नहीं है तो पाठ का नाम लिखना ही नहीं है आपको। अब उस गद्यांश में क्या बताया गया है इतना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जब उस गद्यांश को आप पढ़ोगे तो उसमें एक दो लाइन आपके ज़रूर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जब आपने किताब के सारे पाठ पढ़ लिए होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता है कि आपका जो गद्यांश का प्रश्न होगा वो आपकी पुस्तक में से आएगा। ठीक है, तो आपको याद भी रहेगा उसमें से कुछ परसेंट। तो आप जब उसकी 4-5 लाइनों को पढ़ोगे तो एक दो लाइन में आपको मतलब समझ में आ जाएगा। तो वही आपको लिखना है कि इस गद्यांश में इसके विषय में बताया गया है, यानी कि इसमें कवि ये बता रहा है, इसके विषय में बताता है, या इसके विषय में बताता हुआ कहता है कि, ऐसे आपको लिखना होता है। तो ऐसे करके आपको बताना होता है इसमें पाठ का नाम, लेखक कौन है यदि लेखक दिया हुआ है तो है। अब जैसे मान लो कि इसमें से हम आपको बताते हैं, जैसे ये है आपका, मान लो यहाँ से हम एक गद्यांश लेते हैं, यहाँ से मान लो कि ये गद्यांश आपके आ जाता है। ये आपके आ जाता है कि प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामकः मुगल शासकः आसीत्, अकबरस्य सेनया स प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्, मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्। ये आपके गद्यांश मान लो आ जाता है। ठीक है, अब इस गद्यांश में से आपका थोड़ा बहुत आ जाता है, 4, 5, 6, 7 लाइन आती हैं, ज़्यादा आपको आती भी नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि इसमें से आपके यहाँ तक आ गया, कहीं तक भी आ गया, मान लो आपका 4 या 6, 7 लाइन आपके आ सकती है। मान लो आपके यहाँ तक आ गया या यहाँ तक आ गया। अब देखो इसमें हम आपको बताएंगे अब कि कैसे आप प्रसंग लिखोगे। आपके प्रश्न आता है कि आपको प्रसंग लिखना है, हिंदी भाषा में अनुवाद भी करना है, तो यानी आपको प्रसंग भी लिखना है और आपको हिंदी भाषा में अनुवाद भी करना। आपका जो प्रश्न आता है वो आता है सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद। तो यहाँ पर जो आप प्रसंग लिखोगे वो प्रसंग आप हिंदी में लिखोगे, इसलिए यहाँ तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको 2 प्रश्न आपका आएंगे जहाँ पर आपको हिंदी में ही प्रसंग लिखना होगा।
ठीक है ना। और जहाँ पर संस्कृत में लिखना होगा वहाँ आपको संस्कृत में बताएंगे। तो हिंदी में आप प्रसंग लिखोगे इसमें, तो आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के महाराणा प्रतापः नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। अब मान लो कि आपको पाठ का नाम याद नहीं है, तब आप ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से लिया गया है। ठीक है। इस गद्यांश में अकबर के साथ महाराणा प्रताप के हुए प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। इसमें महाराणा प्रताप की वीरता एवं देशभक्ति को बताया गया है या उसको दर्शाया गया है। ऐसे आप लिखोगे तो आपका पूरा प्रसंग एकदम सही माना जाएगा। यानी आपके आधे नंबर जो हैं, जैसे कि 5 नंबर का है तो आपको 2 या 2.5 नंबर आपका प्रसंग में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको ये 2 या 3 लाइन तो फिक्स करनी ही है, आपको 1 लाइन तो फिक्स करनी है बच्चों। कौन सी? के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के इस पाठ से लिया गया है। ये लाइन तो आपको हर प्रश्न में लिखनी है, जहाँ भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखता है वहाँ सभी जगह ये लाइन तो फिक्स कर लो। फिर अगली लाइन भी आपको फिक्स करनी है कि इस गद्यांश में इसके विषय में बताया गया है या इसके विषय में वर्णन किया गया है। अब किसके विषय में किया गया है वो आपको उस गद्यांश में से देखना पड़ेगा। गद्यांश में से इतना तो देख ही सकते हो बच्चों, इस गद्यांश में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुए हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है बस। और साथ में ही महाराणा प्रताप की वीरता और देशभक्ति को भी दर्शाया गया है। इस प्रकार से आपका ये प्रसंग हो जाता है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, कहीं भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे आप प्रसंग लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना होता है अनुवाद। तो अनुवाद तो आप जब आप पाठ पढ़ोगे, पाठ को आप अच्छे से समझ लोगे तो अनुवाद तो कर ही लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो समस्या थी वो प्रसंग वाली समस्या आ रही थी बच्चों के साथ में, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। अब जैसे ही आप प्रसंग लिख दोगे, अनुवाद लिख दोगे, उसके बाद में एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, विशेष आप लिख सकते हैं। आप चाहो तो विशेष लिख सकते हैं। हालांकि सप्रसंग व्याख्या वाला जहां प्रश्न आता है वहां आपको विशेष लिखना ही चाहिए, लेकिन आप यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं भी लिखोगे तब भी आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ऐसे करके आपके 2 प्रश्न आते हैं, एक तो आता है गद्यांश का और इसी प्रकार का प्रश्न आपका सेम आता है पद्यांश वाला। अब पद्यांश में आपको पता है कि पद्य आएगा कोई भी। अब कोई भी पद्य आपके सामने आ जाएगा, उस पद्य में भी आपको इसी प्रकार से करना होता है, जैसे हम आपको एक उदाहरण पद्य का भी बता देते हैं। चलिए अब देखो, जैसे मान लो आपको हमने बताया कि दूसरा जो प्रश्न है वो पद्यांश वाला आता है। तो पद्यांश का जो प्रश्न है, जैसे कि हम पहले पाठ की बात करें, उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं, हालांकि पहला पाठ आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया है, फिर भी कोई बात नहीं है, समझने के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, केवल आपको समझाना है हमें किस प्रकार से आता है वो प्रश्न, तो आप कैसे लिखोगे वो आपको हम बता रहे हैं, सिर्फ यही हमारा उद्देश्य है। जैसे मान लो पहला पाठ है, जय सुर भारती पाठ का नाम है और इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर हरिराम आचार्य जी। और इसके अंदर क्या बताया गया है, तो इसके अंदर बताया गया है माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है इसमें। ठीक है, यानी कि वाणी की देवी माँ सरस्वती से इसमें प्रार्थना की गई है, या फिर आप कह सकते हो कि सरस्वती देवी की वंदना इसमें की गई है। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, अब देखो, मान लीजिए आपके सामने जैसे ये हैं, ये स्टार्टिंग की पंक्ति है, ये आपके पद्य के रूप में आ जाती हैं। ठीक है, ये मान लो आपके सामने आ जाते हैं। अब क्या करना होगा आपको, अब आपको प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग कैसे लिखना आपको लिखना होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरिराम आचार्य जी हैं। इस पद्यांश में कवि सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कहता है कि, बस ये आपका प्रसंग हो गया। इस पद्यांश में कवि माँ सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कहता है कि,
ये आपका क्या हो गया, प्रसंग हो गया। ऐसे आपको प्रसंग लिखना होता है। अब इसके अलावा यदि और कोई पाठ होता तो आप उस पाठ के बारे में भी लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वो 6वां पाठ है, 7वां पाठ है, 8वां पाठ है, कोई भी पद्यांश वाला पाठ है, आप उसमें इसी प्रकार से लिख दोगे। फिर हमने तरीका आपको बता ही दिया, यदि पाठ का नाम याद नहीं है तो आपको सीधा पुस्तक का नाम लिखना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तक का नाम तो याद होगा ना बच्चों। तो आप लिखोगे, मान लो आपको पाठ का नाम याद नहीं है पहले पाठ का, तो आप कैसे लिखोगे वो भी समझो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से लिया गया है। देखो कितना आसान है। मूल रूप से यह पाठ डॉक्टर हरिराम आचार्य जी के द्वारा रचित मधुच्छंदा नामक ग्रंथ से लिया गया है। यदि आपको ग्रंथ का नाम भी याद है तो इतना लिख सकते हो, नहीं तो आप सीधा ही लिख सकते हो कि ये इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरिराम आचार्य जी हैं। इस पद्यांश में कवि सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कहता है कि, बस इतना सा आपको लिखना है। लेखक का नाम याद नहीं है तब भी आप लिख दोगे, लेखक का नाम याद है तब भी आप लिख सकते हो। केवल आपको 3 लाइन याद रखनी है, जिसमें 2 लाइन तो आप फिक्स कर लो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से लिया गया है। ये लाइन तो आपको रट्टा मारना, एकदम रट लेना है। इस पद्यांश में इसके विषय में बताया गया है, ये लाइन भी फिक्स है। अब किसके विषय में बताया गया ये तो पद्यांश ही बताएगा दोस्तों। पद्यांश के आधार पर ही हम बता सकते हैं। इस पद्यांश में इसके विषय में वर्णन करते हुए कवि कहता है कि, अब क्या कहता है कवि, किसके विषय में कहता है, ये तो पद्यांश ही बताएगा ना। तो ऐसे करके दोस्तों आप लिख सकते हो प्रसंग। तो देखा आपने कितने आसानी से आप प्रसंग लिख सकते हो। लेकिन अब तक हमने सिर्फ आपको हिंदी में प्रसंग लिखना बताया है। आप संस्कृत में किस प्रकार से प्रसंग लिख सकते हो ये चीज़ आपको हम बताएंगे दोस्तों अगले वीडियो में। इसमें आपको सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चों को तकलीफ़ होती है, उसमें दिक्कत आती है। अगला जो हम पार्ट इसका बनाएंगे प्रसंग वाला, उसमें आपको हम सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में कैसे व्याख्या की जाती है, संस्कृत में किस प्रकार से प्रसंग आपको लिखना होगा, बहुत ही आसान तरीका से, एकदम सरल तरीका आपको बताएंगे। कोई भी विद्यार्थी, कमज़ोर से कमज़ोर जो विद्यार्थी अपने आप को मानता है वो भी लिख सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लाइन याद करके। बस उन लाइनों को आप अच्छे से रट लो, लिख लो, उनको 10-5 बार लिखो और आपके 4 नंबर 5 नंबर का जो भी प्रश्न होगा वो आपका एकदम सही हो जाएगा और अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। ऐसी हम उम्मीद आपको दिलाते हैं, ऐसा विश्वास आपको हम दिलाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही पर्याप्त है। और भी जो भी इम्पोर्टेंट इसमें आपके टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स को हम पहले एक एक को बताएंगे। आपके जो पार्ट हैं उनको भी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पर आपके ग्रामर के टॉपिक हैं उनको भी पूरा करवाएंगे, और उसमें भी आपके ग्रामर में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो कठिन माने जाते हैं, जैसे कि वाच्य परिवर्तन है, अनुवाद का टॉपिक है, संधि है, समास है, कार्य टॉपिक हैं जो कठिन माने जाते हैं, उनको बहुत सरल तरीका से हम आपको बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, क्योंकि इस पे आपको सारा कुछ मैटर आपको उपलब्ध रहेगा। आने वाले समय में आपको सब कुछ मिलता रहेगा। आपको हम इसमें लगभग दिसंबर तक कंप्लीट आपको कोर्स हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में एक नई जानकारी के साथ में। इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त। आप सुन रहे, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में पुनः स्वागत करेंगे आपका अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे चाहते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।